आनंद जी, 2011 में ऐसा क्या हुआ कि आप हिंदुस्तान छोड़ के आप लंदन चले गए? 2011 के बाद मुझे कुछ क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया था। इट वाज अ सुसाइडल डिप्रेशन। आपकी जो एक रील है दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे आई फरीदून पे करीबन 8 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। ये कल्ट सॉन्ग होते हैं, कई बार ऐसे बन जाते हैं जो कलेजे पे लगते हैं, क्योंकि वेलकम आने वाली अक्षय कुमार साहब की और ऊंचा लंबा कद फिर से रिक्रिएट किया गया है। देखो, ऊंचा लंबा कद तो कहीं गया ही नहीं था। 20 साल से ट्रेंडिंग में है। 2007 में आया था, अभी तक उसकी रील्स बन रही थी। पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, फाइनेंसर्स का एक प्लान होता था, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री कॉर्पोरेटाइज जो हो गई ना, वो ऐसा लगा यार मैं प्लास्टिक और कंप्यूटर एंड ये सब चीज़ों से कर रहा हूँ। आपने लता जी से आपने कभी मुलाकात आपकी हुई थी? आप ये जो ऊपर नीचे आवाज़ को करना मैंने उनसे सीखा था। आनंद जी, शब्दों की क्या अहमियत है आपके लिए? आज राइटिंग इज अ रूट। आप रूट को पैसा दोगे, सींचोगे तो फ्रूट बढ़िया होगा। मुझे बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आनंद जी को हम यूएस में देखना चाहते हैं, आनंद जी को हम ऑस्ट्रेलिया में देखना चाहते हैं। अब मैं जल्दी से जल्दी आपके शहरों में, आपकी सिटीज में आ रहा हूँ। 11 साल मैंने दिल्ली में शोज किए थे, तो मेरा नाम वहाँ पे महफिल किंग आनंद राज नहीं बोलते थे, सब बोलते थे। मैं एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि आपने ऑटो ट्यून का यूज नहीं किया उस गाने में। मुझे लगता है कि ऑटो ट्यून करना उनके लिए ज़रूरी है जो म्यूज़िक को आता नहीं यकीन, क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ही कर दो कर। बस करो यार, रुलाओगे क्या? Hi, this is Anand Rajanand, and you are watching a memorable conversation with Fardoon Shahryar. आनंद जी, 2011 में ऐसा क्या हुआ कि आप हिंदुस्तान छोड़ के आप लंदन चले गए और आपकी म्यूजिक से आपके करोड़ों फैंस महरूम रहे काफी सालों तक? अरे आपने फरदून भाई ऐसे वक्त की बात कर दी जिस वक्त में थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं बस आपके सवाल का क्योंकि मुझे जवाब देना, तो मैं एक शेर कहूँगा कि हर वक्त हर बशर का एक जैसा नहीं होता। बड़ा सादा, इसको शेर भी मत समझिए, मेरे दिल की आवाज़ समझिए कि हर वक्त हर बशर का एक जैसा नहीं होता, कभी कभी जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो इस दौरान क्या हुआ कि मैं 95 से लेके 2007-8 तक, वेलकम 2007 में आई, उसके बाद और फिल्म्स आई, तो एक से एक हिट म्यूज़िक आते रहे। लेकिन वो दौर जो था ना, कान का दौर था, आँख का दौर नहीं था। उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो वो ऐसा दौर था कि लोग, हालांकि मैं जानता हूँ मेरे वो सब गाने आज 20 साल से आज तक ट्रेंडिंग ही चल रहे हैं जितने भी हैं, लेकिन लोगों ने ना मुझे कान से सुना, आँख से मैं उनको दिखा नहीं पाया, क्योंकि 2011 के बाद मैं एक बहुत डिप्रेशन में, मुझे कुछ क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया था। उसकी वजह ये थी, वेलकम के बाद 2007 के बाद मैंने पता नहीं क्यों, मेरा वक्त बड़ा अच्छा चल रहा था। तो वक्त जब बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तो इंसान के पास सब कुछ होता है फरदून भाई, लेकिन वक्त नहीं होता। जब टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, आदमी के पास सब कुछ होता है, सिर्फ टाइम नहीं होता। मैंने 11, 12, 13 साल मतलब इतना काम किया कि आई वॉज नॉट एबल टू हैव अ वेकेशन इवन। मैं हालांकि फैमिली को पूरा टाइम देता था जितना दे सकता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि, और सडनली मैंने ये भी देखा कि इंडस्ट्री बहुत कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जा रही है। पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, फाइनेंसर्स का एक प्लान होता था, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री कॉर्पोरेटाइज जो हो गई ना, तो वहाँ पे मैंने नोट किया कि संगीत महफिलों से नहीं बन रहा है। डायरेक्टर बैठते थे, आज लोग कहते हैं यार व्हाट्सएप पे भेज दे यार गाना। तो मुझे ना वो एक क्रिएटिव जो इंस्टिंक्ट होता है, एक बेसिक इंस्टिंक्ट अंदर से, जो कलेजे से जो आवाज़ निकलती है ना, वो ऐसा लगा यार मैं प्लास्टिक और कंप्यूटर एंड ये सब चीज़ों से कर रहा हूँ। तो मुझे आदत ही नहीं थी इस चीज़ की। मैं शुरू से दिल्ली में 1984 से लेके 1995 तक 11 साल मेरा दिल्ली में, मुझे लोग महफिल किंग आनंद कहते थे। तब तक मुझे पता भी नहीं था मैं बॉम्बे में आऊँगा। तो
7 में वेलकम रिलीज़ हुई। वेलकम, और मैं ऐसी, मुझे पैसा, शोहरत, दौलत, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को, बच्चों को कभी वैकेशन पे भी नहीं लेके जा सका, इतना बिज़ी हो गया था मैं। 4-4 स्टूडियोज़ में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती थी। तो सहारा स्टूडियो, सनी स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, ये 3 स्टूडियोज़ में कई बारी सिमिल्टेनियसली गाने रिकॉर्ड हो रहे होते थे। उस टाइम पे दौर अरेंजर्स का होता था, जो कहते थे आनंद जी आप शाम को आके चेक कर लेना हमने क्या क्या म्यूज़िक पीसेस बनाए हैं, फिर देन वी विल रिकॉर्ड। लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, लोग रात को 3-3 बजे तक, उदित नारायण बैठे हैं वहाँ पे, उधर सिंगर्स बैठे रहते थे, हम बैठे रहते थे। तो सडनली इंडस्ट्री का ना एक दौर ऐसा है जब इंडस्ट्री कॉर्पोरेटाइज हो गई, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और एंड डिजिटल एंड ये सब चीज़ें आ गई। तो एक दौर था जो चेंज हुआ, जिसमें कॉर्पोरेट्स की एंट्री हो गई, पहले फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स। तो वहाँ से क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा, मुझे लगा इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। तो अभी एक ऐसा टाइम है यार, 1 साल 1.5 साल थोड़ा सा घूमते हैं फैमिली को लेके। मैं यूके चला गया, ट्रैवल करना शुरू किया मैंने। मुझे रिग्रेट था कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाया बच्चों को, फैमिली को। तो जब उस दौर में मैं जब 1-1.5 साल पूरा इस पे मैंने लगा दिया, फिर मैंने एक बड़ा घर ख़रीदा, डुप्लेक्स बनाया। उसमें उसमें खो गया कि इसमें इंटीरियर कैसे करना है, इसमें ये कैसे करना। मैंने अपना जुनून भूल गया। मुझे ऐसा लगता है कि इन शॉर्ट अगर बताऊं आपको, मैं वापस आते ही थोड़ा डिप्रेशन में चला गया लंदन से। क्यों चला गया कि बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। जब पुराना दूध वाला पानी मिलाता है तो नया दूध वाला रखना ही पड़ता है। तो मैं 1-1.5 साल जब गायब हुआ, तो वो माहौल में कई नए संगीतकार आ गए, कई नए यूथ आ गया, और कॉर्पोरेटाइज होने से इंडस्ट्री में मेरा यारी दोस्ती और महफ़िलों वाले माहौल में मैं काम ज़्यादा किया। मैंने कॉर्पोरेट सिस्टम में काम नहीं किया। वहाँ पे होता था सीडी भेज दीजिए, फिर ये फर्स्ट हैंड से चेक होगी, फिर दूसरे हैंड से चेक होगी। तो मैंने 1.5 साल, 2008 से लेके 2011 तक मैंने ये बहुत मेहनत की कि सीडीज़ भेजते हैं इधर उधर सब जगह ये। लेकिन कुछ ऐसा, जैसे ज़िंदगी में कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी एक लूडो की तरह होती है। जब वक्त चल रहा होता है तो सीढ़ी आती है, और जब वक्त नहीं चल रहा होता तो सांप आ जाता है, आदमी नीचे आ जाता है। तो मेरी गलती सिर्फ यही थी कि मुझे लगा यार बहुत काम कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बस उस ब्रेक ने मुझे ब्रेक कर दिया। मैं 1-1.5 साल अब तफरी, घर, महफ़िल, ये उसमें चला गया। एंड दूसरा, मुझे डिजिटल टाइम आया जब, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि असली दौर कितना आसान हो गया है अभी कामयाब होना इंसान के लिए, अगर उसके अंदर ज़रा सा भी टैलेंट हो। और कितना मुश्किल था हमारे टाइम में कामयाब होना, जब किसी को पता भी नहीं होता था सिवाय प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि हमने गाना रिकॉर्ड किया है। आज एक लाइन भी कोई बोलता है तो पूरे वर्ल्ड में वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और इससे पहुंच जाती है। तो मैं भी मेरे अंदर जुनून तो था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे ना 3 साल रेस्ट करने, बीच में जब काम नहीं मिल रहा था, तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। और मेरा डिप्रेशन बड़ा क्लिनिकल था। इट वॉज अ सुसाइडल डिप्रेशन, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में ये नहीं बोला है। मैं पहली बार इस मंच पे आप बोल रहा हूँ कि इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर असित सेठ जो थे, उन्होंने मुझे जब चेक किया तो मुझे बोला कि तुम बस सिर्फ ये 6-7 मेडिसिन्स लो, और 1 साल तक तुम अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दो, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो मुझे ये था यार, मेरे पास इतने गाने पड़े हैं कंप्यूटर में, क्या होगा, क्या ख़राब हो जाएगा। लेकिन आई वॉज़ नॉट अवेयर कि जैसे दीपिका पादुकोण जी ने एक बारी पॉडकास्ट की थी कि सब कुछ अच्छा था लेकिन डिप्रेशन था। तो वो पॉडकास्ट से आपको बोलना चाहिए आपको, पर मैं बोल नहीं सका किसी भी पॉडकास्ट में। आज मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, इसमें
आदमी ना क्रिएट कर सकता है, वो कहता है दरवाजे बंद कर दो, अंधेरा कर दो, कोई आवाज़ आए तो आवाज़ मत करो, इस तरह का मेरा हाल हो गया था। तो 2011 से लेके 2020 तक आई वॉज ऑन मेडिकेशन। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ कि हर किसी की कहानी है, दर्द अपने हैं, खुशियाँ अपनी हैं, ज़ुबानी अपनी है कि क्या बोलना है। लेकिन मैंने हनी सिंह का जब वो दौर चल रहा था एक ऐसा कि जिसमें वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था, तो तो मैंने ना एक उस, हालांकि डिप्रेशन मेरा तब 7-8 साल हो चुका था, उसके बाद ये मैंने सुना था कि ऐसा हो गया उसके साथ। तो मैंने एक ना गाना लिखा था, वो मुखड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इस एपिसोड को बंद करेंगे। मैं इसको ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं करना चाहता। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो जी, सकते हैं। हाँ, तो मैं वो सब जी। डिस्कस नहीं करना चाहता कि वाइब जो होती है ना, वाइब इज़ एवरीथिंग, विल इज़ नथिंग। हुँ, वाइब ख़राब है तो विल ख़राब हो जाएगी, हुँ, लेकिन विल सही है, विल सही है तो वाइब उसको ठीक कर देगी, ऐसा पॉसिबल। वाइब और विल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि मैं अपने माहौल में ना इतना डार्कनेस में चला गया था कि मुझे लगता था यार ये ख़त्म हो गया फ्यूचर। अभी मेरे बच्चे भी बड़े परेशान थे, वो मुझे यूट्यूब पे कई बार दिखाते थे, डैड देखो ये गाना, देखो ऊंचा लंबा कद, किया किया 20 साल से 2007 से आज तक ट्रेंडिंग चल रहे हैं डैड ये गाने, बिल्लो रानी, ऊंचा लंबा कद, होठ रसीले। बेटा बेटा प्लीज़। तो देन माई डॉक्टर टोल्ड मी क्लियरली, ही टोल्ड मी कि आपका जो डिप्रेशन है वो आपकी सोच जब तक नहीं बदलेगी, आप जब तक दोबारा क्रिएटिविटी में नहीं आओगे, जब तक आप उस चीज़ को जो आपको कुदरत ने दी है उसको एंजॉय नहीं करोगे, ये डिप्रेशन ठीक नहीं होगा आनंद जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वापस आया तो मैंने एक गाना लिख दिया उस दिन। मैं बहुत ऊंची उड़ान में उड़ रहा था जब मेरा वक्त चल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब जैसे कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के देखी जाएगी जो होगा। तो वो वो मेरी नॉनसेंस थी या नेचुरल फीलिंग थी या प्रारब्ध था या कुदरत थी, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे ऐसा लगा था यार, मेरे से तो मतलब गाना बनाना मेरे लिए एक मतलब एक एहसास और उसको कागज़ पे लिखने की तरह है। तो मैंने एक डिप्रेशन के ऊपर अपनी लाइफ पे एक गाना लिखा था, लेकिन वो पंजाबी गाना है। इसको कहते हैं ऊंचियाँ उडारियाँ मारदा सी। ऊंचियाँ उडारियाँ मारदा सी, मैं कितनी ऊंची उड़ान में उड़ता था, हैं। अब यहाँ से मैंने मुखड़ा स्टार्ट किया। ये ये कहीं पब्लिश नहीं है, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी इसके अंतरे भी नहीं लिखे, लेकिन आपकी पॉडकास्ट में सुना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग डिप्रेशन फेस करते हैं, वो समझें कि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में, अगर दर्द है तो रो ना, क्या प्रॉब्लम है यार। रो लोगे तो कम से कम निकल तो जाएगा, अंदर दबा के मत रखो। तो वो गाना था, ऊंचियां उडारियां मारदा सी, अज आ मिट्टी ते गिरिया, सोच सुसाइडल आउंदे ने, मैं अपने आप तो हरिया, सब दूर हो गए ने, कोई कोल नहीं आंदा, कोई फोन नहीं आंदा, कोई फोन नहीं जांदा, मेरे यार बिछड़ गए सारे, सब हो गए ने किनारे, लुट गया चैन करार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। तो बस मुझे ऐसा लगा मैं हार गया हूँ अभी। नहीं, नहीं, बहुत खूबसूरत नगमा है आनंद जी। और आपने अपनी आप बीती आपने पहली बार हमारे साथ में शेयर करी है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आपके जो ये नगमा है, उसको आप एंड करते हैं कि मैं हार गया, तो आप डेफ़िनिटली नहीं हारे हैं। आपने हमारे साथ में अपनी आप बीती आपने शेयर करी, उसके लिए शुक्रिया। एंड मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि
आपको भी अंदाज़ा है कि जो पॉडकास्ट अभी मुंबई में हमने आपके साथ में किया था लेगेसी कॉन्वर्जेशंस में, और वो जिस तरीके की उसको मकबूलियत मिल रही है कि आपकी जो एक रील है दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे आई फरीदून पे करीबन 8 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। और जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक उसके और बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। तो ये एक जनरल लोगों की एक धारणा है कि आनंदराज आनंद इज़ बैक, एंड जिस तरीके से अक्रॉस जनरेशन्स लोग आपकी म्यूज़िक को और आपकी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं, वो कमाल का एक एक्सपीरियंस मेरे लिए भी है। कुछ अगर आप दिल दे दिया है, कुछ आपको जो रिस्पांस मिल रहा है रील को, उसके बारे में बता सकें हमें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं जो पहले वो बात कही थी जो मैंने आपसे, वो ना एक तजुर्बे का तर्जुमा है। आप देखिए डिप्रेशन को भी गीत में बदलवा दिया भगवान ने। तो ये मेरा कंटेंट जो है ना इस चीज़ पे नहीं आधारित है कि मेरा दुख भी है तो गीत है, मेरा सुख भी है तो गीत है। मैं गीत के अलावा, संगीत के अलावा मेरा सांस वही है, मेरी ऑक्सीजन वही है। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिस दौरान मैं काम नहीं कर सका, लेकिन एक बात है, उस दौरान मेरे वर्स्ट पीरियड में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की। वो कहते हैं ना, एक मेरा दोस्त था बर्मिंघम में, जब मैं लंदन गया तो मुझे बोलता यार आनंद तू गाने क्यों नहीं बना रहा है। और मैंने बोला यार अभी मतलब किसके लिए बनाया, कोई फिल्म आती है तो मैं इमीडिएटली उसके मूड में आ जाता हूँ। तो कहता यार एक बात सुन, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, गालिब, फैज़, ये सब शेर लिखते थे, ये सब दोहे लिखते थे। ये थोड़ी ये दिमाग में रखते थे कि पब्लिश कब होंगे और ये कब बिकेंगे। उनके दिमाग में तू अपना, तेरे को बनाना आता है, तो वहाँ से मेरे को एक बात ज़िद पे आ गई। मैंने कहा मैं हर रोज़ 1-2 मुखड़े बनाऊंगा और कंप्यूटर में सेव कर दूंगा। और ये जो आपने ज़िक्र किया, दिल दे दिया जहाँ तुम्हें देंगे, ये कल्ट सॉन्ग होते हैं, कई बार ऐसे बन जाते हैं जो कलेजे पे लगते हैं। क्योंकि देखो जिस गाने को, मेरा गाना बनाने का एक तरीका है, अगर किसी को रुलाना है तो साला खुद तो रोना पड़ेगा ना पहले। अगर किसी को नचाना है तो खुद तो नाचना पड़ेगा ना पहले। जिस चीज़ पे आप अपनी क्रिएशन पे खुद ही फिदा नहीं हुए तो दुनिया को कैसे फिदा कर लोगे। तो बस ये बेसाख्ता चीज़ें हो जाती हैं। कुदरत ने मुझे जो सलाहियत दी एक सिंगिंग की, वो सिंगिंग मेरी दीवानगी रही है। बाकी सब मैंने स्टडी किया कैसे म्यूज़िक कंपोजिशन करनी है। म्यूज़िक कंपोजिशन भी मैं आज के लोगों को, सिंगर्स को कहूँगा, लोगों को कहूँगा, दोस्त अगर आपको गाना आता है ना तो आप कागज़ पे कुछ भी लिखा हुआ पढ़ो, लेकिन पढ़ो मत, उसको गाओ, तो वो गीत बन जाएगा। तो हाँ, गीत बन जाएगा। आप लिरिक आप पढ़ो मत, आप गाओ। अगर गाते हो तो गाओ। ओके, सो आनंद जी, मुझे आपका ये नगमा एक बार फिर से आपके फैंस ने बड़ी रिक्वेस्ट करी है, अक्रॉस जनरेशन्स, अगर आप हमें सुना सकें तो। ठीक है, मैं सुनाता हूँ, लेकिन इसमें आज पहली बार मैं किसी पॉडकास्ट पे इसके वो लिरिक्स सुना रहा हूँ जो फिल्म में नहीं है। एक शादी में हीरो हांडा मुंजाल्स के यहाँ पे उनकी बेटी की शादी थी, तो मुझे गाना गाने के लिए स्टेज पे कहा शादी के दिन उन्होंने। तो मैंने बोला सर मैं किसी की मैरिज पे ये गाना नहीं गा सकता हूँ कि रुख ज़िंदगी ने मोड़ लिया कैसा, ये तो बड़ा सैड गाना है सर, मैं शादी पे नहीं गा सकता। बोले नहीं, वो दुल्हन की फरमाइश है, उसका फेवरेट गाना, आपको गाना ही पड़ेगा, आपको गाना ही पड़ेगा। तो आप बिलीव करेंगे, मैंने फिर उस दिन उसकी सैडनेस निकाल के कुछ नए बोल लिखे थे, वो सुनाता हूँ आपको। दूल्हा दुल्हन बैठे, आज हो गई शुरू नई कहानी, मैं राजा हूँ तू मेरी रानी। आज हो गई शुरू नई कहानी, मैं राजा हूँ तू मेरी रानी। जितना कहोगे उतना तुमसे प्यार करेंगे, जो भी कहोगे पूरा एतबार करेंगे। थोड़ी सी शरारतें, थोड़ी सी शिकायतें होंगी तो भी रूठेंगे ना हम।
ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन आनंद जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ओरिजिनल है प्लीज़ उसको आप ज़रूर सुनाइए। अच्छा, ओरिजिनल का एक अंतरा सुना देता हूँ। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम, हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ही कर दो कर। बस करो यार, रुलाओगे क्या? ओके, सो आपके करियर में आपने काफ़ी दर्द भरे आपके जो नगमे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। कुछ टाइम पहले एक 2016 में आपका एक नगमा आपका आया था ठुकरा के, बहुत ही कमाल का मुझे लगता है कि वो एक नगमा था। तो अगर आप हमें कुछ इसके बारे में बताएं, उसके अलावा आपके जो और दर्द भरे गाने। दिस वॉज लाइक माई, मैं काफ़ी टाइम के बाद एक मेरे दोस्त जी म्यूज़िक में अनुराग बेदी जी हैं और विनोद बच्चन, उनका फ़ोन आया, आनंद एक गाना चाहिए जिसमें दर्द की और इंतकाम की इंतहा हो। तो एक गाना, मेरे पास कुछ लिरिक्स थे किसी मिस्टर बंसल करके कोई राइटर हैं उनके, तो उसको मैंने जब पढ़ा तो मेरे जहन से पढ़ते ही, मैं जैसे मैंने कहा ना कि सिंगर को ख्याल पढ़ना नहीं चाहिए, गाना चाहिए, तो वो ख्याल मैंने गाया ऐसा, एकदम बेसाख्ता गाया। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के असर को, अपनी बर्बादी का अब अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैंने गाना मैंने खाली मैंने उसी टाइम उसको व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड किया और भेज दिया प्रोड्यूसर को, कहता भाई रिकॉर्ड कब कर सकते हैं। बस वही हुआ, 3 दिन में गाना रिकॉर्ड हुआ एंड मैं सोच भी नहीं सकता था कि गाना 1 बिलियन हो गया सर, इट बिकेम अ रेंज। तो बड़ी मुद्दत के बाद काम किया, लेकिन हाँ बड़ी मुद्दत के बाद काम हुआ, मालिक का करम हुआ, वो क्या ऐसी चीज़ आई, मैंने कहा ठीक है। मुझे तो देखो क्या, ज्वेलर को हर वक्त ज्वेलरी बनानी आती है, लेकिन जब ग्राहक आता है वो तभी दे सकता है ना ज्वेलरी। बिल्कुल सही बात है। आनंद जी, कुछ और अपने नगमे, कुछ आप और भी नगमे बताइए। हाँ हाँ, मेरा एक गाना है कि एक बारी एक फिल्म आई थी हद कर दी आपने, उसमें गोविंदा थे, तो डायरेक्टर बोलता है आनंद मुझे, जिसका बहुत फेमस गाना है वो हद कर दिया आपने, बड़ी हैप्पी फिल्म थी। एक सिचुएशन डायरेक्टर ने बोला कि एंड में आई है कि गोविंदा के ऊपर एक सैड सॉन्ग चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भाई गोविंदा के ऊपर सैड सॉन्ग आज तक ज़िंदगी में नहीं आया है, ही हैज़ नेवर एवर डन अ सैड सॉन्ग। तो मैं मतलब गोविंदा के ऊपर आप सैड सॉन्ग करोगे, उसकी आंखों में इतनी शरारत है, चिच्ची इतना दीवाना कर देते हैं लोगों को अपने ह्यूमर से, तो उनको मैं कैसे हाउ आई कैन फील के वो रोएंगे। कहता नहीं आनंद जी गाना चाहिए, सिचुएशन है रानी मुखर्जी और गोविंदा के ऊपर कि इस तरह से सेकंड हाफ में एक अलगाव होने का टाइम आ गया है। तो हमारी
फिल्म का लिरिक राइटर, मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है इस गाने के लिए कि मेरे बहुत, जिनको मैं मेंटर अपना मानता हूँ, आनंद बख्शी साहब का लिरिक्स था इसमें। तो हम जब आनंद बख्शी साहब के पास गए कि सर ये सिचुएशन है, तो बख्शी साहब ने बोला तू तेरे पास कोई ट्यून है? तो मैंने एक इतना इनको बख्शी साहब को सुना, मैं कहा सर इतनी सी लाइन है मेरे पास, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। हाँ, तो बख्शी साहब ने पूरा अंतरे की ट्यून भी ले ली, मेरे से मुखड़े की ट्यून भी ले ली, और उसके बाद फिर एक मुलाकात हुई तो बख्शी साहब ने लाइन डायरेक्टर को सुनाई कि मर जाना प्यार ना करना वरना दिल टूट जाता है। ओए राजू लाइन बख्शी साहब ने उसके बदले बख्शी साहब ने ये लाइन दी थी, मर जाना प्यार ना करना वरना दिल टूट जाएगा। तो मैंने कहा बख्शी साहब पता नहीं, तो मैंने उनसे बोला बख्शी साहब मैं छोटा मुंह बड़ी बात, वो गोविंदा ना थोड़ा राजू चिच्चू बिट्टू टीटू टाइप का बंदा लगता है, कॉमन आम आदमी लगता है। तो मेरा जहन में आ रही है ये बात, ये कि ये लाइन रख ले, ओए राजू प्यार ना करिए। तो बख्शी साहब ने गले लगा लिया मुझे, कहता है बिल्कुल सही है आनंद, अपन यही गाना रखेंगे। अब मैं आपको गाना सुनाता हूँ, मज़ा आएगा आपको ये गाना सुन के। लेकिन बख्शी साहब की राइटिंग का एक एक लफ्ज़ सुन आप, ये मैंने किसी पॉडकास्ट में कभी पूरा गाना नहीं गाया, आज मैं कुछ आपको मज़ा दिलाता हूँ इसका। एक राइटर क्या होता है, एक जिनके पाँव की धूल भी नहीं हूँ मैं, लेकिन उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, आनंद बख्शी। ओए राजू प्यार न करियो डरियो दिल टूट जाता है, चाहत की बात ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, दिल दीवाना तू नया ना दिल की बातों में सोच ले, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, पहले पहले प्यार की अच्छी लगती हैं बरसातें, उसके बाद न पूछो कैसे कटती हैं रातें, पहले पहले प्यार की अच्छी लगती हैं बरसातें, उसके बाद न पूछो कैसे कटती हैं रातें, जान गंवा बैठा जिसने खेला ये खेल दिलों का, ओए राजू प्यार ना करियो। इसमें सबसे फेवरेट लाइन मेरी पता है क्या है, मोहब्बत में इससे बड़ी शायरी कोई कर ही नहीं सकता जो बख्शी साहब ने कर दी, सुनिए। प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज़ पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई, हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है। 463 मिलियन है ये गाना। नहीं, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। आनंद जी, अभी जैसे मैंने आप जिक्र किया कि आपका दौर जो है वो बहुत ही कमाल से एकदम रीस्टार्ट हो चुका है। वेलकम आने वाली अक्षय कुमार साहब की, और आपके 3 नगमे हैं उसके अंदर, ऊंचा लंबा खत फिर से रिक्रिएट किया गया है और इट हैज़ बिकम अ सुपर हिट। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, ऊंचा लंबा कद तो कहीं गया ही नहीं था, 20 साल से ट्रेंडिंग में है, 2007 में आया था, अभी तक उसकी रील्स बन रही थी। तो मेरे फैंस ने मुझे बड़े इशारे किए, सर मूड में आ जाओ, सर मूड में आ जाओ। एंड यू नो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग कि मेरी डॉटर, मेरा बेटा, ये लोग मुझे कहते थे डैड आप इतने गाने बना रहे हो, इनका करोगे क्या? मैंने कहा बेटा जब टाइम आएगा, एग्जीक्यूशन का टाइम अलग होता है, क्रिएटिविटी का टाइम अलग होता है। क्रिएटिविटी के टाइम पे इंसान को तन्हाई चाहिए होती है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो काम करता है, लेकिन दिस नथिंग विल गो वेस्ट। वो जो है ना, जैसे दोहे हैं, वेस्ट नहीं गए कबीर दास के, मेरे गाने भी वेस्ट नहीं जाएंगे।
तो हम करेंगे, सही वक्त और सही मौके पे सही चीज़ होती है, वो मालिक का करम होता है कब वो दौर वापस आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई करेक्ट, एम वेरी करेक्ट। थैंकफुल टू फिरोज़ नडियाडवाला जी, जिन्होंने वेलकम 3 शुरू होते ही मुझे फ़ोन किया, आनंद आज आप मूड में हैं। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू अनीस बाज़मी जी, जिन्होंने अभी अक्षय कुमार की फ़िल्म राम और श्याम जो हो रही है उसमें मुझे, तो मेरे हालांकि ये पुराने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर, तो मैंने कांटेक्ट ही उन्हीं से किया। मैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला आजा, तू गया कहाँ था यार। तो वो मुझे अपनी गलती का एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे ही मालूम था मैं एक ऐसे दौर में था जो जिसमें मैं किसी का भी नहीं था, अपना भी नहीं था। नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड, और आई एम लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, जो मैं अभी चाहता हूँ कि सामने आए तो लोगों को पता चले। मेरा इरादा और मेरा वादा, दावा तो मैं नहीं करूँगा, दावा गुरूर होता है, लेकिन वादा और इरादा जुनून होता है। मैं अपने ऑडियंस से, अपने फ़ैन से वादा कर रहा हूँ, अब मैं खाली मतलब आँख में नहीं, कान में नहीं, आपकी आँख में भी आऊँगा। आई विल बी रेगुलरली इन द इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब का मैनेजमेंट पूरा, मेरा पूरा पीआर हम अच्छे से करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये जो दौर वापस आया है, इस दौर में सबसे खूबसूरत चीज़ ये हुई है कि आते ही गाने ने धूम मचा दी। 3 दिन में 3 करोड़ हो गया। एंड अब मैं क्या, ऊंचा लंबा कद मेरा कभी, मैं मुझे लगता है ये ऐसा गाना है कि जब कैटरीना और अक्षय के ऊपर हमने बनाया था, लेकिन अब उसको दिशा पटनी के ऊपर जब आया दोबारा, तो मैंने एहसास किया कि कैटरीना की तरह दिशा की भी हाइट अच्छी है। तो अभी जिस तरह से गाना पकड़ रहा है, ओरिजिनल भी पकड़ रहा है, नया भी पकड़ रहा है। ओरिजिनल, जिनको ओरिजिनल से प्यार ओरिजिनल सुन रहे हैं, जिनको नए से प्यारा नया सुन रहा है। लेकिन इस गाने का मुखड़ा गाने का मेरा हमेशा मन करता है, क्योंकि मैं ना हमेशा हाई पिच गाने गाता था, और बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूँ। लेकिन उच्चा लंबा कद की सिंगिंग बिल्कुल अलग है, एक वर्सटाइल सिंगिंग है। एक उच्चा लंबा कद, दूजा सोनी भी तू हाथ, इसको वॉइस को कंट्रोल करके, एक ऊंचा लंबा कद, दूजा सोनी भी तू हाथ, तीजा रूप तेरा चम चम करदानी। ओ मैं तेनी तेरे उते मरदानी, ओ मैं तेनी तेरे उते मरदानी। नैन चक 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 तुझे तक तक तक, नैन चक 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 तुझे तक तक तक, चांद अंबरों से आहें भरदानी। मैं तेनी तेरे उते मरदानी, ओ मैं तेनी तेरे उते मरदानी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। सो वेलकम, वेलकम 3 में दो और नगमे आपके हैं आनंद जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये वो मैं अभी सुना नहीं सकता क्योंकि अभी अगला प्रोमो आएगा 11th को, और उसके बाद फिर उसका एक जो और सॉन्ग है वो आएगा अबाउट अ वीक बिफोर द फिल्म। वो गाने मैं पहले नहीं गा सकता हूँ, वो आने दो एक बारी जिस, हाँ। और मेरी ज़िंदगी के वन ऑफ द वेरी फेवरेट सॉन्ग है उसमें से एक तो हमने ट्रेलर में गाना बनाया, जो जिसका ट्रेलर ही पूरा कंपोज एक सॉन्ग की तरह हुआ। इट्स 3.5 मिनट ट्रेलर। उसकी अभी 11th को यशराज में स्टूडियो में पूरा एक मीडिया इवेंट है उस ट्रेलर को लॉन्च करने का। बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को, मैं वादा करता हूँ। ओके। आनंद जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपने करियर में बहुत सारे आपके जो पार्टी सॉन्ग्स हैं आपके, बहुत ज़्यादा मशहूर हमेशा रहे हैं। तो कुछ अगर आप अपने पार्टी सॉन्ग्स के बारे में बताएं हमें। देखो, पार्टी सब, मैं हकीकत क्या है कि मुझे गाने का बहुत शौक था, तो मैंने बहुत शोज़ किए, मतलब वेडिंग शोज़, कॉरपोरेट शोज़ एंड कॉलेज शोज़, गवर्नमेंट शोज़। मतलब जब उस वक्त पे जब मैं डिप्रेशन पीरियड में नहीं था, उस टाइम पे मैं तो दीवाना आदमी हूँ। स्टेज के ऊपर मुझे क्या होता है, जब मुझे माइक मेरे हाथ में आता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बिल्डर के हाथ में प्लॉट आ गया। तो मेरी दीवानगी तो ऑडियंस के सामने खुलती है। जब मैं गाने बनाता हूँ, कंपोज़ करता हूँ, उस वक्त मैं फिर भी थोड़ा कंट्रोल रहता हूँ। लेकिन जो मुझे शोज़ करने का शौक़ है, उस टाइम पे जब मैं शोज़ करता था तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। अब लेकिन जो प्लान हुआ है मेरे, अभी जिस तरह इवेंट कंपनीज़ और सब लोगों से, आनंद जी अभी कैसे क्या प्लान करें, तो द थिंग्स आर गोइंग ऑन वेरी फास्ट एंड जल्द से जल्द ही ऑन वर्ल्ड वाइड वी आर प्लानिंग अवर शोज़।
Okay, you are planning your shows once again. That's wonderful. या ओके, बिकॉज जैसे मैंने आप जिक्र किया, आपकी जो रील्स आपके जो वायरल हुई हैं मेरे इंटरव्यू से, तो ये जाहिर सी बात है, अभी मेरा प्रेजेंस थैंकफुली पूरे दुनिया भर में है। तो मुझे बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आनंद जी को हम यूएस में देखना चाहते हैं, आनंद जी को हम ऑस्ट्रेलिया में देखना चाहते हैं, आनंद जी को हम दुबई में देखना चाहते हैं। मैं आपके दिल में आ गया हूँ और अब मैं जल्दी से जल्दी आपके शहरों में, आपकी सिटीज़ में आ रहा हूँ और ये मेरा वादा है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप तो और बहुत सारे संगीतकारों को सुन सकते हैं, बहुत सारे गीतकारों को सुन सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे दीवाने हैं, जो 2-2.5 घंटा मुझे नॉन स्टॉप सुनते हैं, उसमें शायरी होती है, उसमें बातें होती हैं, उसमें गीत होते हैं। वो जो दौर मैं जब दिल्ली में होता था 84 से 91 तक 11 साल मैंने दिल्ली में शोज़ किए थे, तो मेरा नाम वहाँ पे महफ़िल किंग आनंद राज नहीं बोलते थे, सब बोलते थे महफ़िल किंग ARA। तो वो दैट दौर इज़ गोइंग टू बी देयर। ग्रेट। सो आनंद जी, कुछ कुछ आप हमें अपने पार्टी सॉन्ग्स अगर आप हमें सुना सकें, जो आपके जो पर्सनल फेवरेट हैं। यार फरदून भाई, आप ना ऐसा इम्तिहान लेते हो जिसमें आप देखो, कई बारी ना जो रोमांटिक और सैड सॉन्ग्स होते हैं ना, वो हम इस तरह से गा सकते हैं, लेकिन पार्टी सॉन्ग्स को इस तरह से गाना विदाउट ऑर्केस्ट्रा वो मज़ा नहीं आता। फिर भी मैं आपको अपना ये वाला जो बिल्लो रानी सुनाता हूँ, 1-2 गाने और सुना देता हूँ। कि अब तक हमारी समझ में आई ना, भूल गए ओ हम सा प्रेमी ना मिली है तुमका कहीं, ओ बिल्लो धक धक ई मन धड़कत है, तन माय अग्नि भड़कत है, ओ हम सा प्रेमी ना मिली है तुम सा कहीं टनन। अब यहाँ से फीमेल लाइन आती है, लेकिन एंड में मैं आता हूँ फिर। ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, बिल्लो रानी 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 रानी। आउटस्टैंडिंग। ओके, आनंद जी, एक गाना और आपने सुनाना बहुत से एक 2 पार्टी सॉन्ग और सुनाता हूँ, मेरा दिल कर रहा है। वो गाना था ना, वो जो बनाया था, किसी को मालूम भी नहीं, बहुत बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो गाना मैंने बनाया। हंसराज से गवाए थे, 2 गाने थे वो। और दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए, नैनों में किसी के खो गया ओए की करिए, ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया ओए की करिए। अखियां लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसने बुलाया मुझे कितनी बार, आया नी चंद्रा एक भी बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। आउटस्टैंडिंग। सो आनंद जी, आप पंजाबी हैं, आपके आपके जाहिर सी बात है, आपके फिल्मों में पंजाबी गाने हमने बहुत से हमने सुने हैं, लेकिन एक आपका एक गाना जिसमें गुजरात का एक फ्लेवर है, वो भी आपके सबसे ज़्यादा सुपरहिट गानों में से एक है। मैं केमचे की बात कर रहा हूँ, गोविंदा साहब का पिक्चराइज किया गया था। उस गाने की बड़ी प्यारी कहानी है कि परवीन शाह टाइम ऑडियो म्यूज़िक के जो थे ओनर, उनके वो गुजराती थे, तो उनके यहाँ पे मैं बैठा था, हम चाय पी रहे थे, तो सडनली एक बंदा आया, उसने प्रवीण भाई केम छे, बोला यार एम छे, बस शूटिंग में बड़ा लंबा हो रहा है प्रोडक्शन, 4 दिन का शेड्यूल था, 7 दिन हो गया, ऐसी कोई बात कर। तो उन्होंने एम छे बोला, तो मैं आई जस्ट लेफ्ट द टेबल एंड गॉट आउट ऑफ द रूम। मैंने कहा उसने बोला केम से, मैंने बोला एम से, ये अटक गया मेरे दिमाग में। तो फिर एक राइटर था प्रवीण भारद्वाज, वो वहीं पे वो भी स्ट्रगल कर रहा था। मैंने कहा यार भाई इस लाइन को कुछ खेलते हैं। तो फिर हमने वहीं पे बैठे बैठे 10 मिनट में उसके कार के बोनट के ऊपर गाना बना दिया था ये। उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे, नींद नहीं आती है रातों में, और ये तो प्रेम छे, उसने बोला केम छे। आउटस्टैंडिंग
अरे इस फिल्म का आउटस्टैंडिंग, एक सुपर हिट है। इस फिल्म का एक दुनिया इस भर फिल्म में का एक आज भी गाना मशहूर है। हाँ, इस फिल्म का एक बहुत प्यारा गाना था वो। गोविंदा ने क्या परफॉर्म किया था सोनाली बेंद्रे के साथ। नॉस्टैल्जिया, आई एम रिविजिटिंग, आई एम लविंग इट। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे मुझे इस तरह मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे पूरी जर्नी में से आपने ना मेरे को आज फिर वो एक नॉस्टैल्जिया में विजिट करवा दिया। वो गाना था जी। प्रेम जाल में फंस गई मैं तो, प्रेम ताल पे मच गई मैं तो, प्रेम नगर में हो गई मेरी शाम। प्रेम ताल का दे के ठेका, प्रेम जाल प्रेमी ने फेंका, आगे जो भली करे राम। मैया 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 मैया। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। एक सो एक बहुत बड़े लिरिक आनंद राइटर, जी, एक बहुत बड़े आनंद जी। लिरिक नहीं, एक मिनट, एक बहुत बड़े लिरिक राइटर थे, उन्होंने, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बोला यार ये अय्या मियाँ क्या है। मैं क्या सर, वो हमने जब गाना बनाया तो हमने सोचा इसमें कोई लफ्ज़ लिखेंगे। तो जब डायरेक्टर महेश मांजरेकर को बोला सर ये अय्या मियाँ की जगह क्या लिखें, बोला भाई अय्या मियाँ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मीनिंग है नहीं। तो कहते समझ नहीं आ रही है पर मज़ा बड़ा आ रहा है। सही बात है। ओके, आनंद जी, आपने अपने करियर में बहुत ही कमाल के सिंगर्स के साथ में काम किया है। कुछ सिंगर्स के मैं नाम लेना चाहूँगा और अगर आप अपना तजुर्बा बता सकें उनके साथ में। स्टार्ट करते हैं सोनू निगम साहब के साथ में। अमेजिंग, हाँ। वो बंदे की बात ही अलग है। वो अकेला बंदा है बॉलीवुड में जिसको ऑटो ट्यून की ज़रूरत नहीं है। वो अकेला बंदा है, जब वो शो करता है तो ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। और मेरी लाइफ का फर्स्ट गाना सोनू निगम ने जो गाया था दैट वाज अ सॉन्ग ऑफ कांटे। और वो गाना गाने के बाद प्रोड्यूसर ने चेकबुक निकाली और सोनू को बोला कि हाँ जी सर, आपका क्या, प्रोडक्शन के जो लोग थे उन्होंने पूछा आपका क्या अमाउंट है सर। सोनू ने बोला ये गाने के मैं पैसे नहीं लूँगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, ही केम एंड हग्ड मी, कहता आनंद जी आई डोंट नो दिस सॉन्ग इज़ ऑफ शो लाइन और नॉट। हम सिंगर्स शोज़ में बहुत गाने गाते हैं लेकिन कोई गाने दिल पे लग जाते हैं। तो वो मुखड़ा इतना प्यारा मुखड़ा था, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि पॉडकास्ट पे सुनने के बाद भी कई बार लोग सुनते हैं यार ये कैसे मिस कर दिया। इट्स सच ए टचिंग सॉन्ग। यार मंगे सिर्फ बात थोरो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई, केड़ी मैं खुदाई मांग लई। यार मांगा था तुझसे, खुदाई थोड़ी मांग ली। मर जान दे, मर जान दे, मर जान दे किसे दा मैनू हो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। मेरा ये नसीबा है मेरी नहीं सुनता, सपनों के जाल ये है रोज रोज बुनता, सपनों के जाल ये है रोज रोज बुनता। चीज़ें अपनी ही मांगी मैंने तो, चीज़ें अपनी ही मांगी मैंने तुझसे, कौन सी पराई मांग लई, केड़ी मैं खुदाई मांग लई। जी, आपने एक तड़कता भड़कता पार्टी सॉन्ग भी आपने उनके लिए किया है मेरे ख्याल से। वो हाँ हाँ हाँ, एक गाना था वो बेकरार मैं बेकरार दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए, टनाना अब के साल मेरा ये हाल बस हो जाए। काका किस शहर में रहती है वो, उसे ढूंढूं यहाँ वहाँ कहाँ 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 कहाँ। बेकरार मैं बेकरार दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए, अब के साल बस अब के साल खत्म इंतजार हो। वाह, थैंक यू। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। आनंद जी, आनंद जी, अगर हम बात करें सुनिधि चौहान की, सुनिधि के साथ में आपने काफ़ी गाने आपने किए हैं एंड बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी आपका कोलैबोरेशन रहा है सुनिधि के साथ में। अरे सुनिधि के साथ एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। फिल्म कांटे का एक गाना था इश्क समंदर दिल दे अंदर, तो उसमें फीमेल, मैं हाई पिच में गा रहा था और फीमेल पार्ट मुझे लो में चाहिए था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वो गाना था
इश्क जब हद से पार हो जाए, जिंदगी बेकरार हो जाए, इश्क इतना भी ना जता हो के हुस्न सर पे सवार हो जाए। ये मेरा पार्ट था। तो मैंने सुनिधि को एक पार्ट से मैं कहा, सुनिधि नाउ यू विल कम आफ्टर मी। मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको, दीदार बिना दिल भर के कुछ सूझ रहा ना मुझको, उसे दिल की बात बता देगा मेरी आंखों का मंजर, ओए इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे। तो सुनिधि माइक पे जाने से पहले बोलती, आनंद जी मैं गाना तो गा लूँगी पर मैं आपके जैसे स्माइल कैसे, कितनी किस डिग्री में आप स्माइल कर रहे हैं, क्या मज़ा ले रहे हैं। हाँ, शी वॉज लुकिंग एट मी कि मैं मतलब मैं कैसा एक्सप्रेशन दूँ, क्योंकि मैं उसमें कंपोज़र के मूड में था। मेरा यार मिला दे मुझको, तो इट वाज नॉट ओनली सॉन्ग, इट वाज द फील आल्सो, साउंड नहीं था खाली। तो मैंने सुनिधि को बोला देख, तो मैंने सुनिधि को बोला सुनिधि देख, तू लिरिक्स कॉपी कर सकती है, तू ट्यून कॉपी कर सकती है, लेकिन तू मज़ा नहीं कॉपी कर सकती। मज़ा मैं अपना ले रहा हूँ, तू अपना ले। जब तक तू अपना मज़ा नहीं लेगी ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मज़ा कॉपी नहीं हो सकता। तो वो आई रिस्पेक्ट हर। वो जब भी मुझे मिलती है तो सुनिधि का एक मेरा ऐसा इक्वेशन रहा है कि उसको एक मेरा गाना आता है तो उसको आनंद जी कुछ लेके आए होंगे मेरे लिए। वाह, दैट वाज ट्रूली ट्रूली अमेजिंग। आनंद जी, जुबिन गर्ग के साथ में आपने काम किया और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम सम टाइम बैक, और एक ऐसा लॉस है जो कि जिसका भरपाई होना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ अगर आप हमें जुबिन गर्ग के साथ में अपने एसोसिएशन के बारे में बता सकें, और कांटे में आपका एसोसिएशन हुआ था उनके साथ में। यू नो, जब कांटे का म्यूज़िक बन रहा था तो मैं उससे पहले आसाम में बहुत सारे म्यूजिशियंस को ढूंढने गया था, शिलोंग, आसाम, क्योंकि मुझे वहाँ का जो साउंड डिज़ाइन, मैंने कई लोगों के गाने सुने थे तो मुझे कुछ कांटेक्ट मैंने किया, क्योंकि मैं बॉलीवुड में उस टाइम क्या था, वायलेंस, ढोलक, तबले, ये सब माहौल ज़्यादा चलता था। एक नया साउंड डिज़ाइन करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि कांटे में क्या था, 45 साल से ऊपर के हीरो थे सारे, फिल्म में हीरोइन नहीं थी। एलए में पूरी फिल्म शूट हो रही थी। तो संजय दत्त साहब और संजय गुप्ता ने जब मुझे डिस्क्राइब किया कि बेटा अपने को इंटरनेशनल लेवल का साउंड डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा, आई बिलीव कि उसके बाद बॉलीवुड में भी साउंड डिज़ाइन चेंज हुआ कांटे के बाद। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं गुवाहाटी गया, एक ध्रुव ज्योति फुकन करके एक अरेंजर लड़का था, उससे मैं मिला, मुझे उसका काम बहुत पसंद आया। तो मैंने उसको बोला भाई 2-3 महीने के लिए बॉम्बे आ सकते हो। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब उन लोगों के साथ बैठते थे तो शाम को महफिल में अलग अलग म्यूजिशियन, वहाँ पे जुबिन भी एक बारी मिला। तो जुबिन बॉलीवुड में कभी गाया नहीं था। तो जब हम कांटे का म्यूज़िक बना रहे थे बॉम्बे में, तो उस टाइम पे जुबिन भी इस पूरे ग्रुप के साथ जो टीम थी, मे बी वो आया था या उसको लगा कि अपने को बॉम्बे में ट्राई करना चाहिए। तो वो उसकी और मेरी पहली मुलाकात थी। हम लोगों ने एक जाम लगाया था गाड़ी के अंदर। मैं कभी कभी लेता हूँ शौकिया, एक विस्की एक दोनों ने लिया। तो उसने अपने को असामीज़ गानों के मुझे वो सुनाए अपने गाने। तो मुझे लगा यार बड़ी कमाल की टोन है इसकी, तो बड़ी दर्द है इसकी टोन में। तो मेरी लाइन भी ऐसी थी, जाने क्या होगा रामा रे, जाने का होगा मौला रे। मतलब एक अनसर्टिनिटी थी, एक बेचैनी वाली लाइन थी, लेकिन उसको दर्द के साथ गाना था। तो जब ये गाना हुआ मैंने कहा यार जुबिन तू आएगा कांटे के लिए, 2 गानों के लिए मैं तो चाहता हूँ। एक माही वे में अलाप था, शुरू में आता, वो भी जुबिन ने गाया था। कोई जितना मर्जी कहता रहे कि जुबिन ने उससे पहले बॉलीवुड में कुछ काम किया था, नहीं, जुबिन ने मुझे खुद बोला था सर मेरी ज़िंदगी का पहला एंट्री जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे, दिस वाज अ सॉन्ग। एंड माही वे में उसके अलाप से देखो, बाकी का गाना तो संजय दत्त ने गाया था, लेकिन गाना मेरी लाइफ का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है ये। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यारो धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा रामा रे,
जाने क्या होगा मौला रे। ये जब जुबिन ने गाया तो मैं पूरा गाना ही, मैंने कहा भाई ये कहाँ से एकदम हाईवे पे चढ़ते चढ़ते पहाड़ पे चढ़ गया गाना। वेरी वेरी गुड, ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। आई रियली अप्रिशिएट। हम लोगों को दोबारा मौका आपस में नहीं मिला होगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। आनंद जी, कुछ अपने बचपन के बारे में आप हमको बताइए। एक ज्वेलर फैमिली से आप हैं, कैसा बचपन था आपका? हाँ, अरे यार कमाल हो गई आपने। इतना पहली धुरंधर पहले ने वो कर दी, लेकिन दूसरी धुरंधर में बिगनिंग हुई थी। मैं इस बात को बहुत पसंद करता हूँ। जो डायलॉग था ना, घायल हूँ मगर घातक हूँ, ये सेकंड जब धुरंधर आई थी तो उसकी शुरुआत, अब आप मेरी भी वही शुरुआत कर रहे हो। पहले आपने सब वो एपिसोड निकाल लिए जो मैं कर चुका हूँ, अब मेरे से पूछ रहे हो बचपन की बातें। चलिए ठीक है, बता देता हूँ। मैं एक ज्वेलर फैमिली में से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर कोई क्रिएटिव फैक्ट्री नहीं थी, सिर्फ ज्वेलरी की फैक्ट्री थी। एंड 15 साल की उम्र से मैं डैड के साथ शॉप पे जाता था, वर्कशॉप पे जाता था, जहाँ पे 20-21 कारीगर होते थे जो ज्वेलर्स के लिए ज्वेलरी बनाते थे। एंड मेरे फादर को बहुत ही एक यही था कि आई एम द एल्डेस्ट अमंग 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक, तो मैं उसी कारोबार को संभालूं। मैं अपने उस एहसास, एक बाप बेटे के एहसास के, बाप को सब एक एहसास हो कि मेरा बेटा मेरा साथ है, तो मैं उस एहसास से उनके साथ जाता आता रहता था। लेकिन क्या था कि कॉलेज और स्कूल टाइम में मैं ना, जब रिसेस होती थी, इंटरवल होता था, तो मुझे एक ही शौक़ होता था। चित्रहार पे ना उस टाइम गाने आते थे, डीडी मेट्रो में, खोया खोया चाँद, दिस काइंड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स आते थे। तो मैं वो गाने याद कर लेता था और दोस्तों को कहता था यार गाना सुन दे, कि क्या गाना सुना है। तो स्कूल में मेरी वो दौर चल रही थी जिसका पर्दा मेरी फैमिली को, मैं फादर के सामने कभी गा ही नहीं सका, डर लगता था मुझे उनके सामने। मैंने उनको एहसास ही नहीं कराया कि मैं, लेकिन स्कूल में एक बारी किस्सा था, ये बचपन का जो किस्सा, बड़ा प्यारा किस्सा। आई वॉज इन टेंथ क्लास इन सलवान स्कूल इन राजेंद्र नगर दिल्ली, कि मैं गाना गा रहा था, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ ओ हो, खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। सडनली एक मेरे शोल्डर पे, मैं आंखें बंद करके गाता था जब गाता था, तो मेरे शोल्डर पे एक हाथ लगाया गया। तो आई लुक डेट, तो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे मिस्टर बरारिया। तो मैं घबरा गया, मुझे पता नहीं चला कि कब रिसेस ख़त्म होगी। मैं गाता रहा हूँ और सब लड़के सुन रहे हैं, और बरारिया सर ने एंट्री मार दिया। तो मुझे बोले खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। मैं सॉरी सर, कहता नहीं, एक बात ध्यान से सुन ले, आज के बाद हमारी क्लास का पीरियड बाद में शुरू होगा, पहले तो एक गाना सुनाएगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट एनकरेजमेंट फॉर मी इन लाइफ, कि मेरा टीचर, जिससे मुझे लग रहा था थप्पड़ पड़ेगा, वो कहता भाई तेरा गाना सुने बिना क्लास शुरू होगी। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ जर्नी ऑफ माय बेसिक इंस्टिंक्ट इज़ गोइंग टू हैव सम वैल्यू। हाँ, तो वो वाइब्रेशन मेरे दिल में रह गई। बस वो अलग दौर था। फिर उसके बाद जब मैं सिविल इंजीनियरिंग आई वाज डूइंग, मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 95% था, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन मिला जीबी पंत पॉलीटेक्निक में। तो वहाँ पर भी वही हुआ। एक हमारे गोगिया सर थे, उनको फीमेल सॉन्ग्स, लता जी और आशा जी के सॉन्ग्स बहुत पसंद थे। तो वो हमेशा मुझे कहते थे यार तू वो गाना सुना दे, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, और वो लिख के लाते थे। तो मैं जितने भी कॉलेजेस, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, सबकी ट्रॉफीज़ ले आता था। मैं सिविल इंजीनियरिंग में तो इतना कामयाब नहीं हुआ। कई बार तो ऐसा होता था, जो नक्शा होता है ना सिविल इंजीनियरिंग में, उसके ऊपर जो किचन है, किचन की साइड पे एक शेर लिखा होता था।
तो दे अंडरस्टूड कि ये बंदा पागल है, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाएगा। हालांकि मैंने सेकेंड ईयर में छोड़ भी दिया था इस चक्कर में। बट इंटर कॉलेज कंपटीशन में बहुत ट्रॉफीज़ लेके आना, जहाँ गाना वहाँ छाना। कई बार कहते हम जब दिल से गाते हैं तो महफिल में छा जाते हैं, दिल वालों की बात है क्या पत्थर दिल भी लहराते हैं। तो ये मेरे मालिक का कुछ करम था, मेरे से हो जाता है। जो मेरे से हैपनिंग होती है ना, उसको मैं डूइंग बोलता हूँ। जो व्हेन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग, नथिंग हैपन्स, इट इज़ ऑल नेचुरल। तो ये सारी खुदा की कुदरत है। मेरी तारीफ़, मेरे गाने की तारीफ़ मेरे भगवान की तारीफ़ है, मेरी नहीं है। हाँ, अगर मैं कल कोई कुकिंग करता हूँ, अच्छी चीज़ बना देता हूँ, मेरी कोई तारीफ़ कर दे तो मैं फिर कहूँगा मेरी तारीफ़ है, क्योंकि मुझे आता नहीं था, मैंने सीखा है। तो ये दीवानगी में एक बात हुई, जब लता जी का एक गाना मैंने कॉलेज में गाया। अब देखिए, मुझे डर ये लगता था कि मैं उनको बोलता था, सर मैं तो ये मेल सॉन्ग्स गाता हूँ, रफ़ी साहब के, किशोर साहब के। मैं एम्फेसाइज़ करता था उनको, ये इस टाइप के गाने सुने। कहता नहीं यार, तू लता जी का गाना सुना, ये लग जा गले। तो मैंने कहा सर मेरे को अभी तो पता नहीं, मैं कुछ समझता हूँ वो कैसे गाती हैं। तो फीमेल सॉन्ग्स गाने का जो मेरे को रस आने लगा ना, वो उसको मैं आज ज़रूर बयान करूँगा। ये देखो, ये नॉस्टैल्जिया है। ये मैं समझ लो आपकी पॉडकास्ट में शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं परिवार में बैठा हूँ, महफिल में बैठा हूँ, दिल की बातें कर रहा हूँ। लता जी के गाने गा गा के, आई स्वेयर लता जी के गाने गा गा के मेरे को समझ में आया, लफ्ज़ नहीं गाए जाते हैं, एहसास गाया जाता है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। आपने लता जी से आपने कभी मुलाकात आपकी हुई थी? आपने उनको बताया था अपने मोहब्बत के बारे में उनसे, और जिस तरीके का आप एक श्रद्धा उनके लिए रखते हैं उसके बारे में? मैं कभी मिल नहीं पाया उनको, मेरी बदनसीबी है। आशा जी से मैंने गाना गवाया था एक, ये जो ऊपर नीचे आवाज़ को करना मैंने उनसे सीखा था। मैं आई स्वेयर मैं रफ़ी साहब से और किशोर साहब से सबके मैं गाने गाता था, लेकिन वॉइस के डायनामिक्स कैसे चेंज करते हैं, हर लफ्ज़ को किस तरह से कितना ऊंचा और कितना नीचा बोलना है कि बात ऐसे लगे कि कलेजे से रगड़ के आई है, गले से नहीं आई है। गज़ब, गज़ब आनंद जी, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया। अम, आनंद जी, शब्दों की क्या अहमियत है आपके लिए? लफ्ज़ों की क्या अहमियत है? आप शायरी भी करते हैं। एक बात बताऊं दोस्त, आत्मा जो होती है ना, और वो चेतना जो चीज़ होती है, जो असली चीज़ होती है ना, आप सोचो लफ्ज़ की क्या अहमियत है, इससे ज़्यादा मैं क्या जवाब दूं। गीता लफ्ज़, कुरान लफ्ज़, जी। गुरु ग्रंथ साहब लफ्ज़, बाइबल लफ्ज़। लफ्ज़ ही नहीं है तो हम क्या, लफ्ज़ ही नहीं है तो शाहरुख खान क्या डायलॉग बोलेगा, लफ्ज़ ही नहीं है तो सोनू निगम क्या गाएगा या मैं क्या गाऊंगा। लफ्ज़ ही सब कुछ है। आज आप यूट्यूब से सैकड़ों तर्ज़ों की वाइब्रेशन ग्लोबल लेवल पे समझ सकते हैं, क्या तर्ज कैसी बनानी है, रेफरेंस ले सकते हैं। आज आप ऑर्केस्ट्रा ग्लोबल लेवल पे साउंड डिज़ाइन समझ सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, लेकिन लफ्ज़ नहीं रिपीट हो सकते। एक बार लफ्ज़ आ गया, अब जैसे गाना आ गया मिथुन का, क्योंकि तुम ही हो ज़िंदगी, अब ये लफ्ज़ दोबारा नहीं आ सकते। लोग कहेंगे तो वहाँ से कॉपी कर लिया। लफ्ज़ नए लिखने पड़ते हैं, उनका हेर फेर करना पड़ता है, अल्फाजों की, वोकैबलरी की क्वांटिटी चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब तक हर बात हर गाने में नई बात नहीं लगेगी, वो गाना नया नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कैसा, लफ्ज़ से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूँगा बॉलीवुड से मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है कितना मुश्किल होता है लिखना, कितने कागज़ फाड़ने पड़ते हैं, कितनी बार नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। आप मानोगे, सिंगिंग कुदरत ने दिया है, कंपोजिंग भी कुदरत ने दिया है, लेकिन राइटिंग तजुर्बे के बिना नहीं आती। राइटिंग मेहनत है दोस्त। पता नहीं, मैं वारिस शाह, बुल्ले शाह, फैज़ अहमद फैज़, गालिब साहब, कितने मैंने बुक्स पढ़ी हैं। अब क्या होता है, आदमी बादाम खाता है तो चने के डिकार थोड़ी मारेगा। तो हम वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो जो अंदर ही नहीं है, वो आप कैसे बाहर निकाल सकोगे। तो दिस रीडिंग, दिस तजुर्बों का ट्रांसलेशन करना, तर्जुमा करना, दर्द का तर्जुमा करना, खुशी का तर्जुमा करना, किसी के दिल में कोई बात है उसकी बात का तर्जुमा करना शायरी में, ये मजाक नहीं है।
ये गॉड गिफ्ट नहीं है दोस्त, ये मेहनत है। राइटिंग इज़ मेहनत। इसलिए आई स्वेयर इट इज़ स्क्रिप्ट राइटर्स कुछ भी हों, ये ट्रेन में घूमते हैं लड़के की कॉपियाँ ले लेके स्क्रिप्ट्स, और वो सब नहीं, वो उनको बड़ी वैल्यू देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राइस देना चाहिए। आज राइटिंग इज़ अ रूट। आप रूट को पैसा दोगे, सींचोगे तो फ्रूट बढ़िया होगा। राइटिंग की वजह से तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं फिल्मों में, में अच्छी नहीं आ रही हैं। आनंद जी, आप अपने पार्टी नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं हमेशा, लेकिन मुझे लगता है कि एक गज़ल सिंगर आपके अंदर है। आपकी आवाज़ में एक जो सोज़ है, दर्द है और शायरी की समझ है। कुछ बताएँगे अपने गज़ल सिंगिंग के बारे में? दोस्त क्या है कि मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ। 1984 में पंकज उधास गज़ल का उस टाइम दौर जा रहा था, वो दिल्ली आए थे एक शो करने के लिए। तो मैं उस शो में गया था। जब पंकज उधास गाड़ी में बैठे तो मैं उस गाड़ी के पीछे भागते भागते जा रहा था कि मेरे साथ एक फ़ोटो हो जाए, उनकी एक फ़ोटो। उस टाइम पे 1984 की बात बता रहा हूँ। वो मुझे पुलिस ने थोड़ा बड़ा पीछे हटो ऐसा कर दिया। मैं घर आया तो मैंने एक उनकी एल्बम सुन रहा था मैं। हुई महंगी बहुत ही शराब तो थोड़ी थोड़ी पिया, उनकी एक एल्बम आई थी आफरीन। मैं इतने जुनून में था कि मैंने उस एल्बम को उल्टा करके नाम रख दिया बेहतरीन, और अपनी एल्बम बनाई। ये इतना बड़ा एपिसोड हो जाएगा, छोड़ दो, अगली बार करेंगे। जैसे उनका एक गज़ल थी, निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है, तो मैंने उसका उल्टा लिख दिया था, ज़रा सर का दो नकाब नज़र बेकरार है, होगा ज़माना ख़राब हमें तुमसे प्यार है। तो इस तरह से मैंने 8-10 गज़लें, और वो एल्बम आज भी मेरे पास है कैसेट में रिकॉर्डेड। तो गज़ल तो यार क्या होता है ना कि जब मेरा वक्त बॉम्बे में, जब लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं ऐसे ही थोड़ी आगे आ गया, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। टीनू आनंद जी ने साथ दिया, प्रवीण भाई ने दिया। तो मैंने एक शेर भी लिखा था इसके ऊपर कि कौन कहता है कि इंसान से जुदा है खुदा, कौन कहता है कि इंसान से जुदा है खुदा, जो सही वक्त पे पहुँचे वही इंसान है खुदा। बन के हमदर्द मुसीबत में मुझे जो भी मिला, मुझको उस शख्स की निगाह में मिला है खुदा, कौन कहता है कि इंसान से जुदा है खुदा। आनंद जी, आपकी एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं उसके बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा। जैसे आपको अंदाज़ा ही है कि दिल दे दिया है, मैंने यूट्यूब पे डाउनलोड किया हुआ है, और मैं जहाँ पर भी ट्रैवल करता हूँ वो गाना मैं बार-बार सुनता हूँ। मैं एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि आपने ऑटो ट्यून का यूज़ नहीं किया उस गाने में। अच्छा अच्छा। एक ऐसे दौर में हम आज के टाइम पे हैं कि दैट टेक्निकली हर चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और आप एक रिस्क के तरीके से ले रहे हैं कि आप ऑटो ट्यून नहीं कर रहे हैं। ये हिम्मत कहाँ से आती है आप में? देखिए क्या है कि सुर जो है ना, कई लोग मूड को पहले पकड़ते हैं, बाद में सुर को पकड़ते हैं। कई लोग सुर को पहले पकड़ते हैं, मूड को बाद में पकड़ते हैं। मैं कहता हूँ सुर तो आपके अंदर है ही, क्योंकि आप सिंगर हो, तभी तो आप, अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप बॉम्बे, आप आते ही नहीं, आप गाते ही नहीं। सबसे पहले मूड को पकड़ना चाहिए। एहसास जब अंदर आता है तो सुर हल्का फुल्का इधर भी हो जाता है ना, वो मैलापन भी ब्यूटीफुल चीज़ होती है। जैसे ऑक्सीजन हम नहीं निकाल सकते हैं हवा में से अलग, लेकिन हवा है, नेचुरल चीज़ है। तो आप अभी तो इतनी परफेक्शन, इतनी वो उस पे जाना कि ये नुक्ता ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑटो ट्यून करना उनके लिए ज़रूरी है जो म्यूज़िक को बिज़नेस समझते हैं, और उनकी लाइवलीहुड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जिनके अंदर रूह से ही उनकी आवाज़ आ रही है, हालांकि अगर मुझे भी कभी ऐसा लगेगा मैंने एक गाना गा दिया जिसमें कोई नोट ऊपर नीचे हो गया, तो मैं ज़रूर कहूँगा यार इसको ठीक कर दो। हाँ, तो इन चीज़ों में मैं ज़्यादा इसके ऊपर वो नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, जब दिल फटता है ना, तब बिल फटता है। दिल ही नहीं फटेगा तो बिल कहाँ से फटेगा। दिल दे दिया गाना मेरा दुबई के एक बार में चल रहा था, मैं उस बार में, मुझे ऑनर लेके गया, तुझे तमाशा दिखाता हूँ।
कई कई गाने चल रहे थे, लेकिन जैसे दिल दे आया गाना, लोगों ने नोट लुटाने शुरू कर दिए। पता नहीं क्या लोगों को दर्द का कुछ हो जाता है, पंगा को अंदर से क्या होता है उनके अंदर से। लेकिन मैंने वो बोला, वहाँ से वो नहीं बोला, मैंने कहा राज भाई, राज शेट्टी मेरे दोस्त हैं, उनका वहाँ पे ये रेमी के नाम से उनका होटल है। तो मैंने उनको बोला राज भाई क्या कमाल है, गाना अपना गाना आते ही माल बाहर लोग फेंक रहे हैं, पैसे क्रेडिट कार्ड्स लेके कैश ले रहे हैं। कहता भाई यही तो तेरे को दिखाने लाया था। फिर मैं रूम में जब गया तो मैं वहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी, यही लाइन लिखी, जब दिल फटता है तब बिल फटता है, जब तक दिमाग चलता है कोई पैसा नहीं निकालता है। आनंद जी, आप एक पंजाबी हैं, आप बहुत से आपके नगमे जो हैं उसके अंदर पंजाबी के शेड्स हैं, पंजाबी के अल्फाज हैं, पंजाबी की शायरी मौजूद होती है। हम एक ऐसे दौर में हैं आज के दिलजीत दोसांझ, करण औजला और बहुत से पंजाबी सिंगर्स दुनिया भर में छाए हुए हैं। आप इस दौर को कैसे देखते हैं? यू नो, संगीत ना एक ऐसी चीज़ है, अगर वो मिट्टी की खुशबू के साथ होता है ना तो उसकी वैल्यू अलग होती है। पंजाबी सिंगर्स और पंजाबी राइटर्स, कंपोज़र्स ना कभी भी मिट्टी की खुशबू नहीं छोड़ते हैं पंजाब की। वो बहुत मेहनत से संगीत नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बेसाख्ता, मतलब दिलों आवाज़ निकल आई सुट दो बस। उनकी राइटिंग अलग अलग हो सकती है, धुन का एक फ्लेवर होता है। तो कई बार वो जो दिल से निकलती बात है, एफर्टलेस क्रिएशन एक्सेप्ट ही एफर्टलेसली होती है। तो पंजाबी समझ नहीं आती है पर मज़ा बड़ा आता है। एक जो ढोल है, एक कॉमन चीज़ है। अब जैसे मैं बंगाल का भी म्यूज़िक देखता हूँ, वो क्लास है, टच ऑफ क्लास, मतलब ऐसा संगीत बंगालीज जैसा बनाना इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्क। अब पंजाबियों में मेहनत का चक्कर नहीं है, मज़े का चक्कर है। पाजी मज़ा आ रहा है ना, अब बस टन दी आवाज़ है, दुनिया टोपी बाजे, टेंशन मत लो, अब मज़ा आना चाहिए। तो ये जो उनकी सीधा दिलेरी वाली हैबिट है ना, वो, और दूसरा वो बातें भी उनकी जो होती हैं, वो चाहे ठेठ हों चाहे कुछ हों, लेकिन एक ऐसा सस्पेंशन, एक ऐसा कॉर्ड होता है उस पंजाबी फोक म्यूज़िक में जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो चुका है, जो बहुत ही सिंपल है, मेहनत वाला नहीं है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हम बहुत मेहनत से चीज़ें ख़राब करते हैं, गानों में भी कई बार हम एक मुखड़ा बना लेते हैं, लेकिन उसको जब अरेंजमेंट में सजाते हैं, तो मैं वैसे जर्नली कोई चीज़ गा दूंगा और उसको सजाते वक्त उसमें तबले ढोलक दुनिया भर की चीज़ें डाल के कई बार हम बाद में ख़राब कर देते हैं। ख़राब करने के बाद फिर हम जब मिक्सिंग करते हैं तो हमें समझ आता है हमने कितना भर दिया, इसको निकालो यार, खाली करो यार, इसको क्लीन करो। तो पंजाबी म्यूज़िक का बड़ा सीधा सा फंडा है कि इसका कोई फंडा नहीं है सिवाय इसके कि भाई समझ आए ना आए, मज़ा ज़रूर आएगा। आनंद जी, अपने फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मुझसे ज़िक्र किया कि पिछले कुछ सालों में करीबन 2 से ढाई हज़ार गाने आपने बनाए हैं जो अभी तक अनरिलीज़्ड हैं। ये सारे नगमे वो कब सुन सकते हैं? हाँ, तो अभी मैं अपने फैंस को ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने उस वक्त में, जिस वक्त में मैं आपके सामने नहीं था, मैंने बहुत गाने क्रिएट कर दिए और अब एग्जीक्यूशन का टाइम आया। क्रिएशन के टाइम पे ना आदमी तन्हा हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो सामने आता है। तो दिस इज़ द टाइम। अभी दूसरी बात, एक और ही बड़ी अच्छी बात हो गई कि बाय डेस्टिनी नाम ही वेलकम आ गया पहली फिल्म का, जो मैं मूड में आया तो वेलकम इज़ लाइक AR इज़ बैक फॉर द फैंस। एंड और इस बार की इनिंग मैं खेल रहा हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी डॉटर ने मुझे बोला था, डैड आपके पास इतने गाने हैं तो आप इनको आप म्यूज़िक कंपनी बना लो, आप कुछ को भी करो, सब लोग तो लेबल्स बना रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मेरे को बॉलीवुड में बहुत शौक़ है काम करने का। तो उसने बोला डैड कि आपको आपका चेहरा दिखाओ आप दुनिया को, आप तो वो आप पीपल, मेरे फ्रेंड्स सब जब ऊंचा लंबा कद किया ये वो जब सुनते हैं, तेरे डैड का है, तेरे डैड का है, तेरे डैड का है बोलते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, प्लीज़। लोग आपको कान से देखते हैं, आप ना सामने आओ। वो बात तो मैंने एक चीज़ समझी है कि ये इनिंग मैं अपने बच्चों के लिए खेल रहा हूँ। इट्स लाइक यू कैन से औलाद के लिए फौलाद बनना हर बाप का अधिकार है। हालांकि मैं थोड़ा ये सोचता था, मैं रियल इस्टेट ये वो सब थोड़ा बहुत ये तो होता है दुनिया में, हम लोग कुछ भी करते रहते हैं, कई बार ऐसा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग गया
कि मेरे सुनने वालों की तड़प अभी भी है मुझे सुनने की, मेरे बच्चों की अभी भी ख्वाहिश है कि पापा कुछ करेंगे। तो वो मेरे को 1.5 साल पहले से ही मैं इस मूड में आ गया था कि अब नहीं छोड़ना, ये तो जुनून कोई कानून नहीं जानता है, अब कोई कानून नहीं चलेगा, अब सिर्फ जुनून चलेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड कि जिस तरह से मैं हैरान हो गया। आपके पिछले शो में एक रील, मैं हैरान हो गया, 80 lakhs लोगों ने वो रील देखी। और तुम माय फ्रेंड्स, और यार तू आनंद कर क्या? मैं कह यार कुछ नहीं, अभी मैं समझ गया हूँ। पहले मैं क्रिएटिविटी में हीरो था, मार्केटिंग में ज़ीरो था, अब मैं मार्केटिंग में भी प्रॉपर करूँगा भाई, टेंशन मत लो। तो नाउ द इनिंग इज़ ऑन एंड आई हैव अंडरस्टूड द सिस्टम, स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग। थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं वादा कर सकता हूँ, इरादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं दावा नहीं करूँगा। दावा चैलेंज है, गुरूर है, मैं गुरूर नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ मुझे भगवान का दिया है। मैं आपको जो भी दे रहा हूँ ना, आई एम सर्विंग विच आई एम गेटिंग। आनंद जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करने का, और जो आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जिस तरीके की बातें शेयर करी हैं, साझा करी मेरे साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। आपने दिल खोल दिया अपना, और आपके फैंस जो हैं दिल खोल कर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर परफॉर्मेंसेज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आपके गाने को हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, वेलकम के गानों को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आनंद राज आनंद इज़ बैक। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक। थैंक यू फरदून। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा मैंने अपने फैंस के साथ बेवफाई की इस गैप में, लेकिन क्या होता है, ज़िंदगी एक लूडो की तरह होती है, सांप सीढ़ी चलता रहता है। तो अब मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मुझे मेरे फैंस से मोहब्बत है, मुझे मेरे फैंस से मोहब्बत है। दुआ उनकी चाहिए, संगीत तो मेरी इबादत है।